नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिपन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में वक्त हमेशा बड़ी खबरों का होता है, देश से भी और विदेशों से भी जुड़ी हुई खबरें होती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर अगर होगी तो वो मौसम से जुड़ी होगी, क्योंकि अचानक मौसम ने भी करवट ली है। तो चलिए फिलहाल शुरुआत कुछ अहम और मुख्य खबरों से करेंगे। और आज की पहली बड़ी खबर मौसम से ही जुड़ी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और पिछले कल से ही बारिश और बर्फबारी होना शुरू हो गया है। कल रात को आंधी तूफान जैसी चीजें भी कई सारे राज्यों में देखने को मिली है, जिससे खासा नुकसान भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल, इसी बीच बात अगली खबर को लेकर करेंगे, जहां पर अगली खबर जो है वो सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भोजशाला में एक ही दिन पूजा और नमाज की जाएगी और आने वाले कल यानी कि 24 तारीख को जो है वो ये पूजा और नमाज एक ही दिन एक ही टाइम पर की जाएगी। बिल्कुल, साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के इंदौर में 22 लोग बीमार हुए हैं और इससे जुड़ी हुई खबर भी आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि पहले भी वहां पर इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई सारे लोग बीमार हुए थे, कई लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आज उनका केरल और तमिलनाडु का दौरा है। कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है और लोग जो है बेहद ज्यादा उत्साहित है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और समर्थक। बिल्कुल, साथ ही बात होगी नोएडा अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी मिली है और इससे पहले भी स्कूलों को दिल्ली में कई बार धमकियां मिली हैं, कोर्ट को धमकियां मिली हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स को या फिर जो फ्लाइट्स हैं उनको भी धमकियां मिली हैं और अब ये नई धमकी फिर से सामने आई है। इसका पूरी खबर हम निचोड़ के आपको बताएंगे कि आखिर धमकी कहां से आई, क्या कोई मेल की वजह से या फोन कॉल की वजह से आई है या कोई अन्य साधन इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत पहली और बड़ी खबर से, और खबर जुड़ी है मौसम से। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है और बीती रात से पहाड़ों पर बर्फबारी होना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में बारिश देखी जा रही है और बारिश की वजह से तापमान लुढ़क गया है, ठंड बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ हवाएं तेज हो गई हैं। विंड और साथ ही साथ जो तूफान जैसा माहौल है वो भी इस वक्त देश भर में बना हुआ है। कई सारे राज्यों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त तेज हवाएं भी चल रही हैं, भारी बारिश भी और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है उस वजह से मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट किया था कि आने वाले कुछ दिन काफी भारी हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल फ्रेश तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तमाम ये जगहें हैं जहां पर की लगातार बर्फबारी देखी जा रही है। तो ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं, ये स्नो क्लियरेंस की जा रही है। तमाम जो रोड्स हैं अभी फिलहाल बंद हैं। खास तौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, जो कि हमेशा से सुर्खियों में रहता है, अगर इस साल अगस्त से सितंबर महीने तक की बात की जाए 2025 के अंदर, तब भी बंद रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा बारिशें हुई। लैंडस्लाइड के चलते ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें मैदानी क्षेत्रों से, कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला जम्मू के अंदर शुरू हो गया और तमाम ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर की बारिशें देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बहुत सारे एरियाज को हिट किया है, खासतौर पर नॉर्थ ऑफ इंडिया में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से एकदम से मौसम ने करवट ली है। हालांकि अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ है, लोगों को दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन पहले से ही अनुमान जो जारी किया गया था उसके चलते प्रशासनिक तौर पर सभी इंतजाम किए गए थे ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना पेश आए। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कश्मीर वैली से है। बहुत ज्यादा तेज जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। लोगों को दिक्कतें जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि तैयारियां की गई हैं, इसी के चलते जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। और अगर हम बात करें श्रीनगर की या फिर पुलवामा की या फिर बाकी के जो लो लाइंग एरियाज है, जो प्लेन्स है, वहां पर भी बर्फबारी कश्मीर वैली में शुरू हो गई है। पुलवामा की तस्वीरें और श्रीनगर की तस्वीरें, साथ ही साथ गुलमर्ग ऐसी जगहें हैं जहां पर की बहुत ज्यादा बर्फबारी फिलहाल देखने को मिल रही है। पहाड़ी जो भी जिले हैं वहां पर फिलहाल कई ऐसे एरियाज है जहां पर स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 26 जनवरी रात तक होगा या फिर 27 जनवरी अर्ली मॉर्निंग तक ये सक्रिय रहेगा। लेकिन उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतवर्ष के जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर हिट करता नजर आएगा। लेकिन हम बात करेंगे इसके एक्टिव होने से पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी और मैदानी इलाकों के अंदर
बारिशों का दौर देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट आई है और साथ ही पाला पड़ने और कोल्ड वेव से जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स जो पिछले कई दिनों से आ रही थी क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा था, अब वो ड्राई स्पेल जो है वो खत्म हुआ, जो काफी ज्यादा जो ज़रूरत भी थी इस बारिश की, शीतल मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी और अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ज़रूर दी है। लेकिन अगर हम मिली जुली प्रक्रिया की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पर बारिश से एक राहत भरी सांस किसानों ने भी ली है, क्योंकि उन्होंने जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी फसलें उगाई थी और उस फसलों के लिए बारिश बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन वहीं पर कश्मीर घाटी जैसे हाई रीचेस के अंदर लोगों को अपने घरों के अंदर बंद रहना पड़ रहा है। बिल्कुल, अभी भी कई सारे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कुछ इलाके, कुछ नहीं, लगभग सभी जिलों में बर्फबारी हुई है और लगभग आधी फीट से ज़्यादा बर्फ जम भी चुकी है। इधर हिमाचल में कुल्लू मनाली की बात करें या शिमला की बात करें तो पहली बर्फबारी इस सीजन की हुई है। हालांकि पहले हल्की फुल्की बर्फबारी या यूं कहें तो बारिश ऊंचे इलाकों पर हुई थी। इधर उत्तराखंड में भी पहली बार इस सीजन की बर्फबारी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें अलर्ट मोड पर हैं, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला स्तर पर प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो बर्फबारी में होती है उसमें सड़क का कटना, रोड का कटना, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाना, या उसके अलावा बिजली कटौती बिजली जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाना, पोल गिरना, तारे गिरना, इसके साथ साथ पानी का जम जाना। ये चुनौतियां कुछ रहती हैं जिसके लिए प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर रहता है। लोगों को भी अलर्ट किया जाता है कि आप अपने एसेंशियल जो भी सर्विसेज हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको पहले घर पे लाया जाए। अपना इंतजाम कम से कम 2 से 3 महीनों का किया जाए, क्योंकि अभी भी देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। कई इलाके आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में, वहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में सर्दियां हो गर्मियां हो, वहां पर दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो ये डबल हो जाता है, दोहरा हो जाता है। तो कश्मीर में जो भारी बर्फबारी हो रही है, जगह जगह पर इंतजाम किए गए हैं विभागों की तरफ से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन मशीनों से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि रोड को सुचारू रूप से चलाया जाए। शिल्पा शर्मा और हमारे साथ एक और संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास चलकर अभी की जानकारी लेंगे। शिल्पा और किशोर शर्मा उधमपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिल्पा, कल से ही बारिश और बर्फबारी हो रही है ऊपरी इलाकों में, लेकिन तेज हवाएं, तूफान भी देखने को मिल रहा है, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, बीती रात से ही तेज तूफान, तेज हवाएं और इसी के साथ बारिश जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। देखिए, सुबह सवेरे से ही तेज जो हवाओं का सिलसिला है वो जारी है और अभी भी काफी ज्यादा तेज हवाएं जो है वो आभास की जा रही हैं। देखिए, अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश इस समय बेहद हल्की बारिश जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर अब देखिए श्रीनगर में बर्फबारी पड़ी है, जिसके चलते जम्मू से श्रीनगर जाने वाली 4 फ्लाइटों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू से लेह जाने वाली फ्लाइट जो कि इस समय डिले चल रही है। और इसी के साथ मौसम की अगर मैं बात करूं तो इस समय ठंड में जो है वो काफी ज्यादा यानी कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिस प्रकार से सूखी सर्दी जो देखने को मिल रही थी, सूखी सर्दी का आभास किया जा रहा था, तो अब उस सूखी सर्दी में भी काफी ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि आम जनता जो कि इंतजार कर रही थी बारिश का, और अब बारिश जो है मैदानी इलाकों में हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को बेहद यहाँ पर राहत जो है वो जरूर मिली है। लेकिन अभी भी तेज हवाएं हैं, तेज हवाओं के कारण बीती रात से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो चुकी है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर बिजली जो है वो इस समय नहीं है, और बीती रात से ही ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल अलग अलग जगहों पर जो है वो इस समय बंद है। लेकिन मौसम काफी ज्यादा तब्दीली मौसम में देखने को मिल रही है और ठंड इस समय काफी ज्यादा जो है वो आभास की जा रही है। ओके शिल्पा, किशोर भी हमारे साथ है। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी उधमपुर में क्या कुछ हालात है अभी फिलहाल मौसम के, खास तौर पर हाईवे को किस तरीके से क्लियर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट एक बार फिर से बहाल हो पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो वहां पर ही देखने को मिलता है, नेशनल हाईवे 44 पर। बीती रात से जो है वो बारिश हो रही है और ये सर्दियों की पहली बारिश है और सीधा सीधा जो असर है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है। जी जी किशोर, कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए उसका है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं,
जितनी भी कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, जब पत्नीटॉप भी इस वक्त जो है वो काफी बर्फबारी जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि जब भी कहीं बर्फबारी होती है, जहाँ जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग किस तरह से यातायात के लिए बंद होता है, तो ये भी वो टिकानी चौक का पड़ाव है। यहाँ से किसी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन अभी हमने देखे कि काफी ऐसे टूरिस्ट हैं वो जो पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक अधिकारी हैं या पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये साफ चलिए फिलहाल संपर्क कट चुका है, लेकिन उधमपुर से तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, वहां पर बारिश हो रही है। किशोर सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल डिजिटल किशोर तस्वीरें दिखाइएगा। और ट्रैफिक मूवमेंट जो सबसे बड़ी चुनौती है जम्मू से श्रीनगर की तरफ, हालांकि अभी बंद भी किया गया है, तो क्या पत्नीटॉप और जो चिनाब वैली की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं उनको छोड़ा जा रहा है? देखिए शीतल, किसी भी गाड़ी को जो है वो जिठानी चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पत्नीटॉप के अंदर जो है वो काफी स्नोफॉल हो रहा है। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जितनी भी जो गाड़ी है डोडा भद्रवाह कश्मीर की तरफ जो छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है शीतल, उसको जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं, ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी जो ये पत्नीटॉप की पहाड़ियां हैं, यहाँ में भी काफी बर्फबारी हो रही है। और जिसके पास भी जो पत्नीटॉप कोई टूरिस्ट जाना चाहता है, जिसके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग होगी, उसको ही जो है वो आगे जिठानी चौक से जाने की अनुमति होगी। लेकिन काफी ऐसे टूरिस्ट हैं, काफी जो लोग थे वो ये इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो पत्नीटॉप के अंदर बर्फबारी होगी, कब हम जो है वो कश्मीर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी जो गाड़ी को जो है वो आगे की तरफ भी जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। ठीक है किशोर, एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए, हमने 2025 में देखा कि 1 महीने से ज्यादा समय नेशनल हाईवे बंद रहा लैंडस्लाइड के चलते, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके से जल्द इस हाईवे को खोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि श्रीनगर में और कश्मीर वैली के अंदर अगर बात करेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिल रही है। वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज पहुंच पाए, खाने पीने की चीजें पहुंच पाए, जरूरत का सामान पहुंच पाए, किस तरीके से जल्द इसको खोलने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी कि आज के दिन जो है वो काफी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आप टिकरी से लेकर नाशी तक की मैं बात करूं, तो काफी ऐसे जो मुसाफिर हैं, काफी ऐसा जो टूरिस्ट है जो बाहरी राज्यों से कश्मीर की तरफ जाना चाहता है या पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अगर हाईवे की बात करें तो काफी डोडा भद्रवाह तो इलाकों के अंदर जो है वो बर्फबारी जो है वो काफी देखने को मिल रही है। रात से जिस तरह से बारिश हो रही है, तो काफी फिसलन जो है वो हाईवे पर देखने को मिल रही है। उसके चलते जो है वो हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर पूरे दिन इसी तरह से अगर बारिश रहती है, तो जो लोकल रोड है, जिसमें आपको बताते चले कि की बात करें या चिनैनी की बात करें या पत्नीटॉप की बात करें, पत्नीटॉप के अंदर भी जो है वो काफी बर्फबारी जो है वो बीती रात से हो रही है। अभी भी जो घाटी के अंदर बर्फबारी हो रही है। लेकिन काफी ऐसे टूरिस्ट हमने देखे जम्मू से जो पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर से ध्यान रखा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि जिसके पास ही होटल्स की बुकिंग होगी उसको ही आगे जाने की अनुमति होगी। क्योंकि अभी भी आपने जिस तरह से कहा कि काफी ऐसे एरिए हैं जहाँ पे जो त्रासदी हुई थी, काफी ऐसा हाईवे जो था वो पूरी तरह से डैमेज हुआ था। लेकिन उसके चलते उनको ये लोगों को ये ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिल्पा, आपका भी धन्यवाद ये तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल उधमपुर से तस्वीरें आपने देखी, और जम्मू में भी बारिश हो रही है, उधमपुर में भी बारिश हो रही है, और साथ ही साथ जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है ताकि बर्फबारी से कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले जब तक ना फैसला लिया जाएगा तब तक इन वाहनों को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे भारी बर्फबारी हुई है। जगह जगह पर बर्फबारी को हटाने का काम किया जा रहा है उपकरणों के साथ, ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ता है और बाकी अन्य चीज़ें भी होती हैं, जिसको लेकर ये फिलहाल कदम उठाए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश है। दिल्ली तक बारिश का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तेज़ हवाएं भी कल से ही चल रही हैं। राजस्थान की बात करें तो बहुत भारी हवाएं चली हैं दिल्ली में, और साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारी हवाएं चली हैं। तो अगले कुछ दिन और इसी तरह से रहना पड़ेगा। बर्फबारी और बारिश के बीच ही लोगों को अपना जीवन व्यापन करना होगा, जब तक मौसम विभाग मौसम को और राहत की तरफ लेने का कोई लेकर आश्वासन नहीं देता है। जाहिर सी बात है, लंबे समय के बाद बर्फबारी हुई है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। अशरफ डार हमारे संवाददाता इस वक्त जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं।
अशरफ, जानकारी दीजिएगा जरा बड़गाम में, क्योंकि बर्फबारी हो रही है कल से ही। जी अशरफ। अभी फिलहाल अशरफ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उम्मीद है जल्द उन तक ये टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दूर करेंगे। लेकिन फिर फिलहाल आपको बता दें कि कश्मीर वैली से अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हमने जम्मू संभाग के उधमपुर से आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं जम्मू के अंदर अगर बात करें तो कल देर रात से ही बारिशों का दौर देखने को मिला और कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई थी। हालांकि ओलावृष्टि जो है वो 2 से 3 मिनट की रही, लेकिन फिर भी ओलावृष्टि हुई, बर्फबारी जो है वो कश्मीर वैली में देखने को मिल रही है। अशरफ हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई। अशरफ, आप सुन पा रहे हो? जी 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 जी। जानकारी दीजिएगा जरा मौसम की, बड़गाम में किस तरह का मौसम बना हुआ है? देखिए, जिस तरह से पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्ब जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकती है, और जिस तरह से उन्होंने पेशन गोई की थी कि रात को ही जिस तरह से कल आंधी चली, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो मकानों के छत है वो गिर चुके हैं, और रात से ही जो है बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी इस वक्त भी हो रही है। अगर मैं बात करूं जिला बड़गाम की, तो जिला बड़गाम के ऊपरी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक जो है बर्फ वो जम चुकी है। वही जब मैदानी इलाकों की बात करें तकरीबन 6 से 8 इंच तक जो है बर्फबारी हो रही है और हो चुकी है। मगर सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से ही कंट्रोल रूम्स को कायम किया गया था, चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात करें, आरएनबी की बात करें, या पुलिस की बात करें, या जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पहले से ही कंट्रोल रूम्स को कायम किया गया था कि अगर कहीं पर भी किसी को कोई मुश्किलात है तो उन कंट्रोल रूम पे जो है राब्ता कर सकता है। मगर अगर इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात करेंगे, जिला में जितने भी कनेक्टिविटी है, जो मेन रोड है, उनको कहीं ना कहीं खोला गया है। जो डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड मेन जो इमरजेंसी महकमा है, चाहे हेल्थ की बात करें या दीगर महकमों की बात करें, वहां पर जो है पहले रोड को क्लियर कर दिया गया है। बाकी अगर हम कहें जो ऊपरी इलाके है वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और इस वक्त भी हो रही है, जिससे काफी दुश्वारियों का सामना भी जो है मुलाजमीन को करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर बर्फ हटाई जाती है कुछ देर के बाद वहां से फिर कॉल्स आते हैं कि यहाँ पर जो है रोड एक बार फिर बंद हुआ। तो मौसम की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरह से कल पहले भी कहा गया था कि मौसम में जो है तब्दीली आ चुकी है, वो बराबर आ चुकी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कश्मीर के लोग काफी खुश भी है, क्योंकि चले कलान के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि बर्फबारी होगी, मगर बिला आखिर जो है जो कल कहा गया था कि 23 तारीख से जो है बर्फबारी होगी, वो लगातार इस वक्त हो रही है, जिसमें कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस तो ली। मगर अब बर्फबारी के बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को, क्योंकि अगर हम बिजली की बात करें, जिस तरह से कल रात को जो है बिजली के खंभे हैं वो उखड़ चुके हैं और जो तहसीली लाइन है वो गिर चुकी है, और महकमा कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वहां पर उन तारों को ठीक किया जाए और जो बिजली को जो डिस्टर्ब हुआ है उसको कहीं ना कहीं बहाल किया जाए। मगर अभी अगर हम कहें पूरे जिले के अंदर जो है वो बिजली ठप है और कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है बिजली को रेस्टोर किया जाए, मगर बर्फबारी लगातार हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं मुलाजिमों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग हैं जिनको कल नुकसान हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा हवाएं थी जिससे नुकसान हुआ है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से इसी तरह की खबरें आई हुई है कि वहां पर जो मकानों के छत है वो गिर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जानना चाहूंगी, जहाँ पर ऑलरेडी पास मौसम बेहद ज़्यादा ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हुई है और पानी की सप्लाई भी जाहिर तौर से सर्दियों के मौसम में प्रभावित देखने को मिलती है। लोकल्स को दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन टूरिस्ट का फुटफॉल क्या बढ़ा है अभी? क्योंकि ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट होने की बातें कही गई थी और लोगों को पता था, टूरिस्ट को पता था कि 23 को सबसे ज़्यादा बर्फबारी कश्मीर वैली में दर्ज की जाएगी। इसके चलते क्या टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं? सी बात है, अगर कश्मीर की खूबसूरती की बात करें और बर्फबारी न हो तो उसके बगैर कश्मीर की कोई खूबसूरती मानी नहीं जाती है। और टूरिस्ट भी इस बात का इस पल का इंतजार करते हैं कि कब कश्मीर के अंदर जो है बर्फबारी हो और उस बर्फबारी से वो लुत्फअंदेज हो। जाहिर सी बात है, पहले से जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी लुत्फअंदेज हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि टूरिस्टों का जो फ्लो वो बढ़ता है, जाहिर सी बात है विंटर में काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं और बर्फबारी देखने को आते हैं। मगर अब कनेक्टिविटी की जब
जब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर इस टाइम टूरिस्ट मुंबई से यहाँ आना चाहे तो शायद वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर हम देखें जो इतने भी फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है, और जो राजमार्ग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, रेल सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं सुबह से हमें इत्तला मिली कि उसमें भी डिस्टर्बेंस है। तो जो बाहर से इस वक्त टूरिस्ट है वो नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इन रास्तों को या हवाई सफर को मुकम्मल किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट है वो बाहर से आए और इस बर्फबारी का इस बर्फबारी से वो लुत्फानंदोज हो जाए। मगर अभी तक की सूरत हाल हम ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट जो यहाँ पर पहले से थे वो कई हाँ बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, और उनके लिए ठीक है। हम ये कहते हैं सोने पे सुहागा, क्योंकि वो आए थे जिस मकसद के लिए, शायद वो मकसद उनका कामयाब हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल बारिश हुई, बर्फबारी हुई, इस वजह से टूरिस्ट बढ़े, लेकिन साथ साथ में जो चिलाकला का अस्तित्व था वो भी वापस लौट चुका है। आकाश मलिक है हमारे साथ सुरनकोट से। आकाश, वहां का मौसम और वहां के सूरत हाल बताइए, ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी इस वक्त जो है देर शाम से जो है जिस तरीके से पहले जो है पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होती थी, तो लेकिन आज 4 साल के बाद जो है मैदानी इलाकों में जो है स्नोफॉल जो है देर रात से ही शुरू हो चुकी थी। किसानों और अन्य लोगों में जो है काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि काफी देर से जो है इस पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में बारिश को लेके और उसके साथ साथ स्नोफॉल नहीं हुई। आज जो है स्नोफॉल की बात करें, आज देर शाम से ही जो है इस पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में स्नोफॉल, और उसके बाद करूं अपर रिचीज जिस तरीके से पुष्पना से पीर गली मुगल रोड चाहरा की बात करते हैं, उस पर भी काफी स्नोफॉल हुई है। और बीआरओ की तरफ से जो मशीनरी स्टैंड बाई रखी गई थी, और टूवर्ड बफलियार से लेकर पुशाना तक स्नो क्लियरेंस का काम सुबह से ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि इस इलाके में सिविल आबादी काफी सारी है, जिसको लेके जो है पुशाना तक क्लियरेंस हर बार की तरह इस बार भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर तेज हवाओं का दौर कल रात से ही देखने को मिला, उसके बाद बारिश और फिर बर्फबारी दर्ज की गई, क्या रोड कनेक्टिविटी को लेकर एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि वो जल्द ठीक हो जाए? और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिलती है इन तेज हवाओं के अंदर, तारे टूट जाती हैं, पोल्स उखड़ जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ दिक्कतें अभी फिलहाल लोगों को पेश आ रही हैं? पर तेज हवाओं की बात की तो रात से ही जो है तेज हवाओं से यहाँ इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई सारे मकामात पे रहत गिरे हैं और कई सारे बिजली के पोल भी गिरे हैं। बिजली डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, सुबह से ही उनकी टीम्स जो है अलग इलाकों में जो है सर्च कर रही है कि कहाँ पे किस इलाके में कौन सा पोल जो है डैमेज हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से लोगों में काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि 4 साल बाद जो है मैदानी इलाकों में जो है स्नोफॉल हुई है। शिवपत बिल्कुल आकाश, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, और उन लोगों में जो किसान हैं, जो खेती पर निर्भर हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये राहत है उनके चेहरों के लिए, क्योंकि बहुत ड्राई स्पेल चला है, काफ़ी बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। इंतज़ार लंबे समय से था कि कम से कम बर्फबारी हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक हों, क्लाइमेटिक बैलेंस बने, और उसके साथ साथ किसानों के लिए भी राहत की सांस ली जाए। तो क्या आने वाला समय उनके लिए बेहतर रहेगा? शीतल, किसानों के हवाले से बात की, जिस तरह पिछले कई साल जिस तरीके से मैंने बताया कि 4 साल बाद इस मैदानी इलाकों में स्नोफॉल हुई है। हाँ। बारिश के हवाले से कहें, पिछले कई महीनों से इस इलाके में बारिश नहीं, जिसको लेके कई सारे ऐसे चश्मे हैं जो सूख चुके हैं, पानी की काफी क्राइसिस है, जिसको लेके लोगों की आज सुबह से ही काफी सारी कॉल मौसूल हो रही है। तो लोगों की तरफ से यह भी पूछा जा रहा है कि बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट से कि बिजली कब बहाल होगी। तो वहीं पे बिजली डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, कई सारे मकामात पे अलग अलग जगह पे जो है बिजली डिपार्टमेंट के एहलकार जो है लग चुके हैं, और हो सकता है बाद दोपहर बिजली बहाल हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश पुंछ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी अपडेट दी। इससे पहले श्रीनगर से या आसपास के इलाकों से भी आपने अपडेट सुनी है, लेकिन अब आपको सीधे सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। आदित्य योगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के महान सपूत भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी,
उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, पवन सिंह चौहान जी, विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया।
याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट, कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति जिनके मन में यह उदग्र भाव रहा हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में न हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। मैं आज के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रहकर के, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनकी श्री चरणों में एक बार फिर से प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे थे और आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले आपने ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो आपने सीएम योगी को सुना, उनके पहले आपने दृश्य भी देखे, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और एक कार्यक्रम में इस वक्त पहुंचे हैं। रायपुर साहित्य कार्यक्रम, साहित्य उत्सव 2026 को लेकर यह कार्यक्रम है और सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, उनके साथ साथ कई लोग वहां पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। ये दरअसल रायपुर उत्सव है, रायपुर साहित्य उत्सव है। इसमें सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं और मंच की तरफ प्रस्थान हो रहा है। कई लोग वहां पर इस कार्यक्रम से जुड़े मौजूद हैं। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के कई सारे उद्देश्य और साथ साथ प्रदेश या रायपुर से जुड़ी हुई मुख्य चीजों को भी प्रदर्शित करना होता है। ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पहुंच चुके हैं। माननीय श्री पंकज झा जी से भी सविनय अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। आप सभी अतिथियों का हम पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस गौरवमय उद्घाटन सत्र का हम स्वागत करेंगे।
माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। आदरणीय श्री मनोज जोशी जी से हम सविनय अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। प्रख्यात रंगकर्मी एवं अभिनेता आज इसी मंडप पर शाम को 7 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है, जिसमें माननीय मनोज जोशी जी के चाणक्य नाटक का मंचन भी होगा। माननीय हम ससम्मान आपका स्वागत करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। जो गणतंत्र हमने पाया और विकसित किया, उसके मूल में लोक मंगल की, सर्व मंगल की कामना निहित है। कौशल्यानंदन श्री रघुनाथ जी के दंडक वंजन पावन राम के ननिहाल में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव का मूल भाव भी यही है। साहित्य जो शुभता का संचार करे, जो मानवीय चेतना का उत्थान करे, जो शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। हम अपने सभी अतिथियों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति के हम संवाहक हैं। माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। हम स्वागत करेंगे, शुभारंभ करेंगे माननीय अतिथिगण। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, नेहशेष जायापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माध्यां जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणे भयदां जायांधकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका और दीक्षा जी। ज्ञान, स्वाध्याय, अध्ययन, कला, साधना, इसे भारतीय संस्कृति में तप माना गया है। इस तप की सिद्धि जिन अधिष्ठात्री के द्वारा होती है, जो विद्या वाणी की अधिष्ठात्री हैं, भगवती शारदा का हम वंदन कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं इस भाव से कि गहन अंधकार के क्षणों में हमारे भीतर विवेक जागृत रहे, समाज शुभ की ओर बढ़े, अंतश्चेतना अंतर्प्रज्ञा हमारी जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण, आप सभी का कोटिशः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मां शारदे पर टीका अर्पण करते हुए हम अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोर छत्तीसगढ़ के माटी, तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा, महतारी आती जाती। आप जम्मोजन के रायपुर साहित्य उत्सव में स्वागत करत हन। जय जोहार। राजगीत हेतु मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, मंचस्थ अतिथियों से एवं हमारे सम्माननीय जनों से जो दर्शक दीर्घा में विराजमान हैं, कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा विरचित यह गीत अधिसंख्य छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का प्रतिरूप है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हम सब की भावांजलि है। अब हम अनुरोध करते हैं कि साहित्य उत्सव गीत यहाँ पर प्रस्तुत होगा। डॉक्टर चितरंजन कर द्वारा विरचित साहित्य उत्सव गीत रायपुर साहित्य उत्सव के मूल भाव को प्रदर्शित करता है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। जनमन का उद्धार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। ऋषियों के पावन मंत्रों से छत्तीसगढ़ है पावन। वाल्मीकि की परंपरा को निभा रहे हैं कवि जन। करुणा का आधार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। मेघदूत की सृजन भूमिका कण कण ओजस्वित है। सुंदर लाल मुकुटधर माधव। तो ये कार्यक्रम आप रायपुर से देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।